हाय फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा, साइकाट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे कि रनिंग में हम इंजरी फ्री कैसे रह सकते हैं। मैंने पर्सनली मुझे क्या इंजरीज हुई हैं वो मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा ताकि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर सकूं। मैं कोई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये है कि हिंदी में रनिंग वीडियोस थोड़ा कम मिलते हैं, इसलिए मेरी ये हम्बल कोशिश है कि जितनी भी नॉलेज मैंने इकट्ठी की है या मुझे कुछ यूट्यूब वीडियो से मिली है, बुक्स के थ्रू मिली है, और कुछ लिंक्स मैं इस वीडियोस के नीचे भी डाल दूंगा, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और मैंने खुद क्या गलतियां की हैं जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताऊंगा 7 साल पहले का। 7 साल पहले एक बार मैंने रनिंग की स्टार्टिंग की और लगभग 15-20 दिन भागा और मेरा 1-2 किलो वज़न घटा भी। और अचानक एक दिन क्या हुआ, एक लड़की मेरे से आगे निकल गई भागते हुए, तो एज ए मेल थोड़ी वो हर्ट हो जाती है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ भागा और वो भी भागी और 2-3 किलोमीटर तक अनजाने में रेस लगती रही, बट उसका नुकसान काफ़ी भयंकर हुआ। अगले दिन जब मैं भागने गया तो मेरे पाँव में जो है दर्द होने लगे बुरी तरह से, खासकर यहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ कि जो जैसे पंजा होता है उसी तरह, जैसे हमारा हाथ है उसी तरह पंजे में हड्डियाँ होती हैं। ये जो हल्की सी बोन थी जो मेरे टांग की, ये क्रैक हो गई हाफ। फुल क्रैक तो नहीं हुई कि मुझे प्लास्टर चढ़ाना पड़े, बट 3-4 हफ्ते के लिए भागना बिल्कुल बंद। 3-4 क्या, बल्कि डर के मारे भागना ही बंद हो गया कुछ महीने के लिए। तो एक गलती तो ये होती है कि जब हम भागना शुरू करते हैं, अगर हम पहले किसी ज़माने में अगर भागते भी थे, तो ऐसा ना सोचें कि उम्र बढ़ने के साथ हम वहीं से शुरू करेंगे। शुरू करना है तो पहले चलने से ही शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इंजरीज और इन सब के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। दूसरी जो इंटरेस्टिंग इंजरी हुई मुझे, वो थी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, सॉल्ट की कमी की। जब एक बार हाफ मैराथन की ट्रेनिंग में जो मैंने भागी सितंबर में लास्ट ईयर, और नवंबर में ये एयरटेल वाली टी शर्ट जो मुझे मिली है, या 29 को मैंने भागा। जब मैं पहली मैराथन हाफ मैराथन की तैयारी कर रहा था जो सितंबर 27 को थी 2015 में, तो उसमें 14-15 किलोमीटर भागने के बाद पानी वानी हम पीते नहीं थे, कोई सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखते नहीं थे, पता भी नहीं था कि ऐसा करना होता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से मसल क्रैम्प हुआ और मुझे ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त दर्द यहाँ पे हुई अपने पाँव के हिस्से में कि मुझसे चला ही नहीं गया। और मुझे वही दिन याद आ गया, मुझे लगा आज भी शायद हड्डी मैंने तोड़ ली है। लेकिन फिर भी मुझे डाउट हुआ, बट लगा मुझे दर्द से तो ऐसे लगा कि हड्डी टूट गई है। लेकिन मुझे डाउट हुआ कि काफ़ी महीनों से अब तो मैं भाग रहा हूँ और साल भर से चल रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट जब मैं अपने ऑर्थो फ्रेंड के पास गया, और जैसे जैसे जब तक मैं उसके पास गया लगभग 4-5 घंटे बीत गए थे, क्योंकि मैं लगा हुई भी होगी तो हल्की क्रैक हुई। मैंने अपने शूज़ पहने और अपने ओपीडी की सुबह की, और आफ्टरनून में जब मैं उसको दिखाने गया तब तक दर्द गायब हो चुकी थी। तो ये तो श्योर था कि टूटी तो नहीं है, बल्कि मेरे फ्रेंड ने तो एक्सरे तक नहीं कराया। उसने कहा ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हुई है, सोडियम कम हो गया, तुम भागते हुए जो है नमक और चीनी का ध्यान नहीं रखते, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो एक वो इंजरी मुझे हुई। उसके बाद मैंने क्या शुरू किया, वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी होती है जो जेफ गैलोवे ने बनाई है, जो अमेरिका के ओलंपियन टीम में थे 1972 में, और वो खुद 158 मैराथन्स भाग चुके हैं और अभी भी भाग रहे हैं। तो हो सकता है 158 वाला फिगर 170 या उससे आगे चला गया हो, बिकॉज वो हर महीने एक मैराथन भागते हैं। तो उनकी एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी। वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ी शुरू में, बट मैंने एटलीस्ट ये पढ़ा कि अगर मैं 1 किलोमीटर भागूंगा तो मान लो मेरा 1 किलोमीटर 6 या 7 मिनट में होता है, तो मैं 1 मिनट चलूंगा और 7 मिनट के लिए भागूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बढ़िया रही और काफ़ी कारगर भी रही, और इससे मुझे मदद भी मिली जब मैंने पहली अपनी हाफ मैराथन भागी। अब स्ट्रैटेजी का नुकसान ये था कि जो लोग शुरू में, लोग बहुत जोश में होते हैं जब वो हाफ मैराथन भागते हैं, तो पहले 10 किलोमीटर बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। जबकि जो बुक्स हैं वो एक वर्ड यूज़ करती है, नेगेटिव स्प्लिट। नेगेटिव स्प्लिट का मतलब है कि पहला जो आधा डिस्टेंस है वो आपका स्लो होगा कंपेयर टू अगले आधे का। अब जोश तो शुरू में होता है, तो शुरू शुरू में हम एक्साइटमेंट में कई बार इतना ज़्यादा तेज़ भाग जाते हैं कि एंड में एनर्जी नहीं रहती, और काफ़ी सारे लोग फिर पैदल चल के ही अपनी हाफ मैराथन या फुल मैराथन को पूरा करते हैं। तो मैंने अच्छी बात क्या की, 18 किलोमीटर तक मैंने इस स्ट्रेटजी का पालन किया, और मैंने नोटिस भी किया कि शुरू के 10-12 किलोमीटर तक तो लोग मुझसे आगे निकलते रहे, और लेकिन जैसे ही 10-12 किलोमीटर हुए मैं सबसे आगे ही निकलता रहा। हार्डली 2 या 3 लोग मुझसे आगे निकले पूरी रेस में उसके बाद। जबकि लगभग कोई 700-800 लोग भागे थे, और मेरे ख्याल से शायद मेरा 350-400वां नंबर था। तो उसमें जो है
काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझसे बाद में आगे नहीं निकल पाए, लेकिन 18 किलोमीटर के बाद लालच आ जाता है कि अब तो 3 ही किलोमीटर पड़ा, लगा दो जान। तो मैंने भी लगा दी जान। जब मैंने जान लगाई तो लेफ्ट फुट में जो है वो ड्रैग करने लगा, ये एक तरह से जिसको बोलेंगे घिसटने लग पड़ा, ये उस तरह से नहीं मैं भाग पाया। बट क्या था, प्रेशर बहुत था मेंटली कि अब तो 2:30 में ये पूरी हो सकती है, तो 2:30 में ही करनी है। 2:26 में मैंने कर भी दी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अब मुझसे आप पूछें उस रेस को भागने के 6-7 महीने बाद क्या वो सही डिसीजन था, नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा था। मुझे वो पर्सनल टाइमिंग के लिए बिल्कुल नहीं भागना चाहिए था, मुझे उसी स्ट्रैटेजी पे रेस ख़त्म करनी चाहिए थी, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आती। चलो एनीवे, हाफ मैराथन पूरी होगी, कॉन्फिडेंस, ये वो मज़ा आ गया जिसको बोलते हैं। उसके बाद एयरटेल हाफ मैराथन आई, तो लालच तो आता ही है मन में कि जब आप 2 घंटे 26 मिनट में भाग चुके हो तो आप लगा कि मौसम ठंडा हो जाएगा, तब तक नवंबर का महीना होगा, सितंबर से, तो 10 मिनट तो वैसे इंप्रूव हो जाएंगे, तो 2:15 तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद थोड़ा सा लॉजिकली कि अगर हम और मेहनत करेंगे तो 2 घंटे से नीचे हो जाएगा। तो मैंने कहा अब तो जो है एयरटेल मैराथन जो है वो 2 घंटे से नीचे टपका देनी है। इस मोटिवेशन के साथ मैंने एयरटेल मैराथन भागी, और बीच में मैंने पढ़ाई भी काफ़ी कर ली, काफ़ी सारे वीडियोस भी देख लिए। डैनी डायर का मैंने ची रनिंग देखी, उसमें था कि आपको एक रिदम में भागना चाहिए और सिमेट्री में, जो बिल्कुल सही है कि अगर आपका जो रनिंग स्पीड है वो जो स्ट्राइड्स हैं वो 160 to 180 पर मिनट होनी चाहिए, और एक ही रिदम में अगर आप भागेंगे, और सिमेट्रिकल मतलब बॉडी ऐसे नहीं होगी या वैसे नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, आगे की तरफ थोड़ी सी लीन करेगी, और अगर आप इस तरह से भागते हैं तो पोस्चर पे मैंने काफ़ी मेहनत की। तो मुझे लगा कि अब जो है अब वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे में बहुत ताकत आ गई है और मैं ज़बरदस्त कर सकता हूँ, और मैंने ऐसा किया। हाँ, मैंने नेगेटिव स्प्लिट का ध्यान ज़रूर रखा जी। इस बार हाफ एयरटेल मैराथन में मैंने जानबूझ के थोड़ा सा धीरे भागा, बट गलती क्या की, मैंने कोई वो वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी को बिल्कुल छोड़ दिया, तो मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में। लगभग 17-18 किलोमीटर के बाद कंधे इतनी बुरी तरह दर्द करने लगे, जबकि मेरे कंधों ने कभी दर्द नहीं किया, कभी भी आज तक ज़िंदगी में एयरटेल हाफ मैराथन से पहले मेरे कंधों में कभी दर्द नहीं हुआ। रेस ख़त्म जब होने वाली थी, 17 किलोमीटर तक मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। 2:15 वो 2 घंटे का तो खैर कोई हिसाब किताब नहीं था, बट 2:15 के चांसेस काफ़ी थे। बट आखिरी किलोमीटर में तो ऐसे हो गया जैसे मुझे कोई उठा के ही ले जाए। तो जैसे तैसे मैंने वो पूरा किया, बट वो प्रेशर था, तो मैंने 2:26 की जगह 2:25, मतलब 1 मिनट का इम्प्रूवमेंट हो गया 2 महीने में, वो भी प्रैक्टिस करते हुए, और वो भी जब मेरे को लग रहा था कि मैं मेंटली ज़्यादा ताकतवर हूँ। और रेस ख़त्म होने के बाद, अगर मानेंगे नहीं आप, चल ही नहीं पा रहा था मैं। मेरे पाँव के तलों में इतनी दर्द हो रही थी, मसल्स में इतनी दर्द हो रही थी, कंधों में इतनी दर्द हो रही थी। फिर नेहरू स्टेडियम से अपने घर तक ड्राइव करने के लिए गाड़ी घुमाते हुए कंधों में इतनी दर्द हो रही थी, सारा दिन मैं थका रहा। फिर मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने मुंबई मैराथन भी भरी हुई थी 2016-17 जनवरी वाली। तो मुझे लगा, सबसे पहली थॉट तो मेरे मन में यही आई कि राजीव, ये जो जनवरी वाली मैराथन है, फुल मैराथन, ये ना हो पाएगी, इसमें तो कुछ करना पड़ेगा, या ये हो ही नहीं सकती, कुछ गड़बड़ है। फिर उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया कुछ दिन तक कि रिदम में भागना है कि वॉक एंड रन भागना है। फिर मैंने जेफ गैलोवे के काफ़ी सारे वीडियोस दोबारा देखे वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी वाले, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, और मैंने वैसे भागना शुरू किया। उसमें वो क्या बोलते हैं कि मान लीजिए अगर आपसे नहीं भागा जा रहा तो आप 50-50 करिए। 50-50 मतलब 30 सेकंड भागिए, 30 सेकंड चलिए, या आप 3:1 की रेशो पे आ जाइए, या आप 2:1 की रेशो पे आ जाइए, 4:1 की रेशो पे आ जाइए। लेकिन पहले मैं क्या करता था, 1 मिनट के लिए चलता था और 5-6 मिनट के लिए भागता था। अब मैंने क्या करना शुरू किया कि 90 सेकंड से लेके 2 मिनट तक भागना शुरू किया, और 30 सेकंड का ब्रेक लेना शुरू किया। बिकॉज उनका ये कहना था कि 30 सेकंड का ब्रेक जो है वो सफिशिएंट होता है, अगर उससे ज़्यादा लंबा ब्रेक हो जाए तो बॉडी जो है थोड़ी कूल डाउन हो जाती है। इस स्ट्रैटेजी को मैंने फिर अपनाया और मैंने भागना शुरू किया दिसंबर के महीने में। और वो जनवरी वाली, अब डेट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही फिलहाल, शायद 17 जनवरी को अगर मैराथन थी तो उससे लगभग 14 दिन पहले, तो 3 तारीख रही होगी, 3 जनवरी 2016 को मैं 42.3 किलोमीटर भागा। और उस पूरी भागने की स्ट्रैटेजी में यही था, हर एक किलोमीटर में मैं 3 बार रुकता था 20 से 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद आराम से भागता था, और मुझे ज़्यादा बेटर फील हुआ। और क्योंकि एयरटेल मैराथन के बाद तो मेरे मन में एक मेंटल ब्लॉक ही लग गया था, तो उसके बाद मैंने ये देखा कि उसके बाद मैंने पहले हाफ मैराथन भागी, फिर फुल भी भागी। दो मैं वो ऑफिशियली वाली नहीं भाग पाया अपने पर्सनल मेडिकल रीजंस, मदर की तबीयत की वजह से। लेकिन उसके बाद से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कोई पर्सनल बेस्ट टाइम नहीं चाहिए, मैं कोई प्रोफेशनल रनर नहीं हूँ,
तो पर्सनल बेस्ट टाइम और कितना टाइम मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि जब भी मैं प्रैक्टिस करूँ मेरे चेहरे पे स्माइल हो, मैं मौसम को एंजॉय करूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करूँ, उस रूटीन को एंजॉय करूँ, उस डिसिप्लिन को एंजॉय करूँ, अच्छे से सोऊं। क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा कि मैराथन भागने के बाद भी 70 to 90% लोग जो हैं वो दुखी होते हैं। क्योंकि किसी को लगता है 2 घंटे ही नहीं हुए, किसी को लगता है मेरे पड़ोसी का टाइम मेरे से ज़्यादा आ गया, या वो जो भागता था मेरे से धीरे भागता था वो कैसे आगे चला गया। तो ये तो उसी तरह हो गया कि जैसे हमने भागना शुरू किया अपने काम से और बाकी चीज़ों से स्ट्रेस फ्री होने के लिए, लेकिन लोगों ने उसमें भी टाइम के साथ स्ट्रेस लेने शुरू कर दी। और इसमें मैंने देखा कि पहला टारगेट होना चाहिए कि रेस फिनिश हो जाए, रेस फिनिश हो जाए कंफर्टेबली। उसके बाद एक टारगेट, ठीक है आप अपना, सभी को कंपटीशन तो हमारे अंदर है ही इनबॉर्न, हमारा मन करता है कि हम 2 घंटे से नीचे भागें या 2.5 घंटे भागें या कोई 3 घंटे भागे, जिसका भी जो अपना पर्सनल बेस्ट टाइम है। लेकिन इस चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी का बैंड बजा दें, क्योंकि हमारे हार्ट एंड लंग को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारा दिल तो हमेशा धड़कता है, सांस हमारी हमेशा चलती रहती है, बट हड्डियों को, मांसपेशियों को और टेंडन्स को, इनको मेहनत करने में और प्रैक्टिस करने में समय लगता है। रिसर्च फिगर्स में तो ये कहा गया है कि 2.5 महीने में आप हाफ मैराथन भाग सकते हैं। अगर आप कभी नहीं भागे, आप फुल मैराथन भाग सकते हैं 4 महीने की प्रैक्टिस के साथ, जो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश भी की और कुछ हद तक मैं ये कहूँगा हाँ मैंने अचीव भी कर लिया। बट मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी समय के बाद भागना शुरू किया, अब 40 साल की उम्र हो गई है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी स्पीड है उस पर हम बिल्कुल ध्यान ना दें, हम ध्यान दें कि हमें मज़ा आना चाहिए। और जब हमारी बॉडी कहती है कि अब रुक जाओ तो रुक जाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपको लगता है कि जैसे कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि आज मैं 20 राउंड्स लगाऊंगा और 15 या 14 के बाद ही मुझे लगा कि नहीं, आज हिम्मत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त को वादा किया है, रात को नींद पूरी नहीं हुई, सुबह गए आप फ्रेश फील नहीं हुए, तो उस दिन अगर आप चल लें ना भागें तो भी काम चलेगा। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है जो गलती करते हैं अक्सर लोग, जो बुक्स में मैंने पढ़ा और उसको अप्लाई किया और वो बहुत अच्छी है, वो ये है कि जैसे एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप अगले दिन रिवीजन करो, पिछले दिन सॉरी, आप पिछले 2-3 दिन अच्छे से रिवीजन करो, बट एक्सरसाइज में बिल्कुल उल्टा होता है। और दूसरा एग्जाम में क्या होता है, जब आप एग्जाम देते हैं तो आपका टाइम अच्छा, मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कई बार नहीं भी आ पाती घबराहट की वजह से जितनी की आनी चाहिए। बट हाफ मैराथन और मैराथन में उल्टा होता है, लोग जो हैं यूजुअली बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक लगा लें तो एक अलग बात है, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, इतने सारे लोग भाग रहे होते हैं, जुनून होता है, प्रेशर होता है और जोश होता है, तो लोग बेटर टाइम निकाल पाते हैं अगर बेटर स्ट्रेटेजी से वो भागते हैं। दूसरी बात, 2 या 3 दिन बाकायदा रेस्ट करना चाहिए, बल्कि फुल मैराथन से पहले तो बोलते हैं 2 या 3 हफ्ते पहले ही टाइमिंग थोड़ा जो है वो भागने का कम कर देना चाहिए, और हाफ मैराथन से पहले लगभग 1 हफ्ता पहले ही आपको कम भागना चाहिए। और आखिरी 2-3 दिन भागने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप वॉक करना चाहते हैं वॉक कर लीजिए, क्योंकि मसल्स को जब प्रॉपर रेस्ट मिला होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से भाग पाएंगी। और प्रैक्टिस रन में भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप 21 किलोमीटर भागना चाहते हैं या 42 पॉइंट समथिंग किलोमीटर भागना चाहते हैं, जो हाफ मैराथन और हाफ मैराथन का डिस्टेंस है, तो रिसर्च ये कहती है कि हमें जो है 25 किलोमीटर भागना चाहिए अगर हम हाफ मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम फुल मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें 45 या 50 किलोमीटर भागना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो मेंटली आपका मेंटल ब्लॉक ही ख़त्म हो जाएगा कि मैं ये रेस पूरी कर पाऊँगा कि नहीं, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयरटेल हाफ मैराथन में जो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी जो कि अच्छी नहीं थी, वो ये था कि 2 लोग लगभग 5 और 6 किलोमीटर के बीच में ही गिर गए। ठीक है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, मैं वहाँ नहीं रुका, एम्बुलेंस फटाफट आई और उनको पिक करके चली गई। तो 5 या 6 किलोमीटर पर ही कोई इतनी बुरी तरह से गिरे कि वो उठ ही ना पाए, तो इसका मतलब है कि वो भागता नहीं है रेगुलरली। तो 5 किलोमीटर भागना या मैक्स 8-10 किलोमीटर भागना तो सही है, मतलब बिना प्रैक्टिस के तो मेरे हिसाब से वो भी सही नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बट 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हम सिर्फ जोश से पूरा नहीं कर सकते। कुछ यंग लोग कर लेते हैं, कर सकते हैं, जो एथलेटिक हैं, जो भागते नहीं हैं। बट मैंने उसमें भी कई वीडियोस में देखा है जो लोग वीडियोस बनाते हैं कि हमने अपनी फर्स्ट मैराथन भागी, तो उसमें कई बार वो एंड में कहते हैं कि अब अगली मैं देखता हूँ भागूंगा कि नहीं, बट मेरी जो कमिटमेंट थी वो पूरी हो गई। इसका मतलब उन्होंने उसको एंजॉय नहीं किया, एंड में सिर्फ जो गोल था उसको पूरा करना ही रह गया। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से भागना है तो आप प्रैक्टिस रन में ही पहले 45 किलोमीटर भाग लीजिए। दूसरा, टाइम का प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, आप आराम से एंजॉय कीजिए। चिड़िया नज़र आ रही है तो उसको उड़ते हुए देखिए,
किसी को देखना है तो किसी और को देखना है, आप किसी और को देखिए, किसी का पीछा करना पीछा कीजिए, और जब तक आप कर पाएँ, जब नहीं कर पाएँ तो छोड़ दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां भी काफ़ी तेज़ भागती हैं जिनका आप पीछा प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस लगेगा, बट अगर कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे भाग सकें, वो टाइमिंग का प्रेशर लेके एंजॉय करके भागें, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ये चीज़ समझ मुझे पहले नहीं थी, अब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये तभी कर सकते हैं आप, उनमें से किसी को सेक्रीफाइस तो करनी ही पड़ेगी स्पीड। जैसे मेरा फ्रेंड संजीव जो है वो मेरे साथ भागता है, तो वो अपनी स्पीड को सेक्रीफाइस करता है और हम इकट्ठे भागते हैं। मैराथन्स में तो नहीं भागे, बट प्रैक्टिस रन में इकट्ठे भागते हैं। बट मेरा सपना है कि जैसे 4-5 लोग मेरे साथ भागें, तो हम इकट्ठे भागें, बात करते हुए भागें, तो एक इंटरेस्टिंग सा इवेंट बन जाए। सिर्फ प्रेशर ये ना हो कि टाइम कितना आया है, मेरा पर्सनल बेस्ट है, हर बार मेरा पर्सनल बेस्ट आना चाहिए, वो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज कई बार क्या होता है, मौसम बदल जाता है, सीज़न चेंज हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो टेम्परेचर के साथ जो है वो स्पीड कम हो जाती है, या अचानक आप कहीं और जाते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ आपके पास उतने कपड़े नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी हिली एरिया में भागना चाहते हैं तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इंजरी फ्री भागने के लिए एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हफ्ते में 5 दिन से ज़्यादा भागने की लगभग ज़रूरत ही नहीं है। रिसर्च में तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन भागे वो भी सफिशेंट है। तो अगर आप 5-10 किलोमीटर भागते हैं, 10 किलोमीटर के आसपास भागते हैं हफ्ते में 3 दिन, वो भी काफ़ी है। हाँ, हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जिस दिन लॉन्ग रन हो। लॉन्ग रन का मतलब जो है वो रन थोड़ा लंबा है कंपैरेटिवली, जैसे, और उसको अगर बढ़ाना भी है तो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप 10 भाग रहे हैं, तो अगले हफ्ते उसको लॉन्ग रन को 11, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 15 के बाद ठीक है आप 16 से 17 करना चाहते हैं या 20। तो इस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ज़ीरो से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं और आप 5-10 किलोमीटर पर पहुंच जाते हैं, तो 5-10 किलोमीटर से अगर आप 10% की इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, तो 3-4 महीने में आप हाफ मैराथन के डिस्टेंस पे आराम से पहुंच जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि 10 नहीं 5% ही मेरे लिए सफिशेंट है, तो दैट इज़ अ गुड आइडिया। बट आपको लगता भी है कि 15% सफिशेंट है मेरे लिए, मैं कर सकता हूँ, बट फिर भी 10% से ज़्यादा आई वुड नॉट सजेस्ट। एटलीस्ट पीपल लाइक मी हु आर नॉट गोइंग टू विन मेडल्स, वी आर नॉट हेयर, हम कोई और प्रोफेशन कर रहे हैं, हम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमें भागने में मज़ा आता है। अगर हमने वो चाम ही खो दिया तो भागने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरा जो है, भागने में इंजरी फ्री में पोस्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अक्सर आप पार्क में जाएंगे देखेंगे जब लोग भागते हैं, तो जितने लोग भागते हैं उनके उतने स्टाइल होते हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। मैं भी स्टार्टिंग में भागता था तो नीचे की तरफ देख के भागता था, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आया क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एरोडायनेमिकली तो ऐसे भागना बिल्कुल सही लगता है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप लंबा भागेंगे तो आपको सर्वाइकल पेन हो सकती है, तो गर्दन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर कई लोग थकने के बाद पीठ मुड़ के भागते हैं, पीठ मुड़ के भागेंगे तो बैक एक हो सकती है, तो इसलिए पीठ भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कंधे स्ट्रेट होने चाहिए, ये जो एल्बो है ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, और जैसे आप शीशे में खड़े होके ऐसे कर सकते हैं, और ये बहुत ऊपर भी नहीं जानी चाहिए, कान से ऊपर नहीं जाए, हल्का सा ऐसे ऊपर, ऐसे सामने, पोस्चर जो है बिल्कुल स्ट्रेट। और उसके बाद जो ये जो पाँव हैं, बिल्कुल नीचे नीचे दिखाइएगा एक बार, जो पाँव हैं, एक तो वो बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, इतने डिस्टेंस पे होने चाहिए जितना शोल्डर डिस्टेंस है, जितना शोल्डर का डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे होने चाहिए। फिर ये बाहर की तरफ नहीं जाने चाहिए। काफ़ी लोग जो हैं वो ऐसे करके भागते हैं, ऐसे करके भागने में क्या प्रॉब्लम आती है कि उनकी नी में दर्द होगा। और उसके बाद एक आईटीबी बोलते हैं इसको, इलियोटिबियल ट्रैक्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब काफ़ी लोग काफ़ी लंबा भाग लेते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि जब उनकी टांगें थक जाती हैं, ये वाली मसल्स जो हमारी काफ मसल जब हमारी थक जाती है, तो जो नी है वो ऐसे ऐसे होने लगती है, तो प्रेशर इस पर आने लगता है। अब ये कोई ऐसी इंजरीज नहीं है कि आपकी जान चली जाएगी, लेकिन इन इंजरीज को लेने का फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब जब भी आपकी बॉडी कहती है कि आज थक जाओ, आज मेरा दिन नहीं है, कोई बात नहीं, चाहे वो रेस वाला दिन है या कोई और बात, रेस वाली बात है या आपकी आर्म ट्रेनिंग वाली बात है, कमिटमेंट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और तो इसलिए पंजे हम बिल्कुल नीचे दिखाइएगा एक मिनट, पाँव बिल्कुल हम स्ट्रेट रखेंगे पैरेलल, और अंदर बाहर नहीं होंगे। नीज भी बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, हिप्स भी स्ट्रेट होंगी, बल्कि यहाँ से बोलते हैं कि अगर यहाँ से कोई स्ट्रिंग डालें तो ये सारे जो हैं पैरेलल होना चाहिए। फिर एक बार नीचे दिखाइएगा। इसमें क्या है कि अब हम ऐसे आगे को झुक सकते हैं, आगे को झुक के भागना चाहिए ऐसे थोड़ा सा,
आगे को झुक के, लेकिन वो जो पैरेलल है वो मेंटेन रहेगा। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप भगा के देखेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार दोबारा नीचे दिखाइएगा। पाँव की स्ट्राइड में जो पाँव है वो बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जब पाँव बॉडी से बाहर जाता है तो पूरा प्रेशर जो है वो बॉडी के ऊपर आता है। ऊपर कर लीजिए। तो इसलिए जो पाँव है वो टांगों के नीचे ही रहना चाहिए। जैसे नीचे कीजिएगा एक बार दोबारा, सॉरी। ऐसे ऐसे भागेंगे तो इसमें जो है पाँव जो है वो ऐसे ऐसे आगे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर पाँव की मूवमेंट आगे जाएगी तो पूरा प्रेशर जो है वो टांग पे पड़ेगा और यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप ऐसे पीछे करके इस तरह से भागेंगे, जैसे ऐसे ऐसे, तो ये जो है ये बढ़िया तरीका है। तो शोल्डर ऐसे मूवमेंट है। तो पोस्चर पे अगर आप काम करते हैं ठीक से और शीशे के सामने आप अपने आप को देखते हैं भागते हुए, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट करने में ज़्यादा आसानी होगी। या आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। तो पीठ सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, शोल्डर्स एकदम स्ट्रेट, और ये 90 डिग्री पे मूवमेंट, ये जैसे हैंडल मूवमेंट होती है। इसमें काफ़ी लोग मूवमेंट को ऐसा करते हैं। ऐसा करना जो है फिजियोलॉजिकली अच्छा नहीं है। अगर आप इमेजिन करें आपके हाथ में दो डंडे हैं तो वो आपस में टकराने नहीं चाहिए, तो वो ऐसे भागेंगे तभी वो नहीं टकराएंगे। और जो मसल्स हैं उसमें एब्डोमिनल मसल्स और जो हिप्स की मसल्स हैं ये पावरफुल होनी चाहिए। इसके लिए आप थोड़ी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि हमें चोट नहीं लगेगी। और मज़ा तभी है कि हमें चोट भी ना लगे और हम लंबे समय तक अपने दोस्तों के साथ मिलके भाग सकें। बिकॉज भागने का ये फ़ायदा है कि हमारी हेल्थ तो बनेगी ही, हमारे फ्रेंड्स भी बनेंगे, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा, हम ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। बट अगर वो इंजरी हो जाएगी और उसकी वजह से हम 3-4 महीने नहीं भाग पाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होती है जब हम कैपेसिटी से ज़्यादा भागते हैं तो टांग में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, जो टांग में भी हो सकता है और पंजे में भी हो सकता है, पाँव के। उसके अलावा नी में अगर एक बार दर्द स्टार्ट हो गया आपके गलत तरीके के भागने से, तो हो सकता है कि फिर आप दोबारा भाग ही ना पाएँ। अगर साइड में पेन हो गया तो भी प्रॉब्लम है, बैक एक हो गया तो भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई तो भी प्रॉब्लम है, और शोल्डर्स अगर आपके ठीक नहीं है तो शोल्डर्स में पेन होंगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं होंगी अगर आपका पोस्चर ठीक होगा, आप रिदम में भागेंगे। रिदम मतलब एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो है, अगर एक टाइम आता है आपका 6 मिनट या 8 मिनट किसी भी लैप का, तो अगर वो कंसिस्टेंटली वही टाइम आ रहा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉडी जो है रिदम में, और सिमेट्रिकल होनी चाहिए। क्योंकि कई बार लोग थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा हो जाते हैं, उस तरह से टेढ़ा हो जाते हैं, लंबे समय पे ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो ये आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।